साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एंड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एंड.के एकेडमी, और हमारी वेबसाइट है www.dkmppsc.com। बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के 11वें भाग की, और भारतीय राज्य व्यवस्था का 11वां भाग जहां से हमारा एक्चुअल संविधान की शुरुआत होती है उसकी बात करेंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भारतीय संविधान का पार्ट फर्स्ट है। जो भारतीय संविधान है पूरे 22 भागों में बटा हुआ है, और उन 22 भागों में से जो पहला भाग है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेद की बात करेंगे, और काफ़ी विस्तार से भारत के जो राज्य हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, देसी रियासतों के विलय के बारे में समझेंगे, और 3 स्टेट जिन पर डिस्प्यूट था, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन सब की कहानी भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन चीज़ों को भारत के अंदर किस तरह से इनको मिलाया गया और क्या सारा घटनाक्रम रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 1 की। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, पहला अनुच्छेद है, उसमें कहा गया है कि भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। एक बहुत सिंपल सी बात की गई पहले अनुच्छेद में कि भारत या इंडिया, यानी कि भारत या इंडिया दोनों उसके नाम हैं। भारत भी कह सकते हैं, इंडिया भी कह सकते हैं, तो राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, एक संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। इंग्लिश में शब्दों के मायने होते हैं, एक संघ फेडरल को भी कहते हैं और एक यूनियन को भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर संघ के लिए क्या शब्द यूज़ किया गया, यूनियन शब्द प्रयोग किया गया, फेडरल का प्रयोग नहीं किया गया। जबकि अमेरिका के संविधान में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, फेडरल प्रयोग किया गया है। अब यूनियन से क्या मतलब, यूनियन से मतलब है कोई भी इकाई भारत से अलग नहीं हो सकती। यानी भारत जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। विभक्त राज्यों मतलब ऐसे राज्य जो बटे हुए हैं, लेकिन वो बटे हुए तो हैं, लेकिन भारत से उन्हें अलग होने का कोई परमिशन नहीं है, कोई अधिकार नहीं कि वो भारत से अलग हों। तो संघ राज्य जो है, संघ सरकार राज्यों को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि अगर केंद्र सरकार या संघ सरकार चाहे तो राज्यों को समाप्त कर सकती है, सबको, पूरे देश को एक राज्य बना दे और राज्य बढ़ा दे, राज्यों के टुकड़े कर दे, राज्यों को बड़ा कर दे, छोटा कर दे, कुछ भी कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार ये नहीं कर सकती कि राज्य सरकार मिल जाए और साहब अब केंद्र सरकार ही खत्म हो तो राज्य अपना एक नया देश बन गया। जबकि अमेरिका के संविधान में क्या है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। अमेरिका के संविधान में इसका जस्ट उल्टा है, वहाँ पर जो है राज्यों की सहमति से अमेरिका बना है, ना कि अमेरिका की सहमति से राज्य बने। और हमारे यहाँ हमारी सहमति से, देश की सहमति से राज्य बने, ना कि राज्यों की सहमति से देश बना है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ मतलब भारत ने राज्यों को बनाया है, राज्यों ने भारत को नहीं बनाया। संघ राज्य के अंदर भारत में 29 तो राज्य हैं, ठीक है, 29 राज्य। आपने देखा सबसे लेटेस्ट वाला तेलंगाना, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह से कुल 35 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स दोनों को मिलाकर, माफ़ कीजिएगा 36, 35 पहले थे। ऐसे राज्य जो क्षेत्र किए जाएंगे। देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीज़ें आती हैं। पहला तो आ गया राज्य जो भारत के पास है, दूसरा आ गया संघ शासित प्रदेश जो कि अपने पास है, और तीसरे वो ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे, मतलब भविष्य में भी अगर कोई अर्जित किए जाते हैं तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, यानी भारत की जो स्टेट टेरिटरी होगी उसके अंदर, भारत की जो टेरिटरी होगी उसके अंदर माने जाएंगे। तो 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 राज्य, नंबर 2 संघ शासित प्रदेश, और नंबर 3 जो भविष्य में कभी अर्जित किए जाएँ। जैसे बीच में हमने सिक्किम को अर्जित किया, गोवा अर्जित किया, पौंडीचेरी अर्जित किया। तो ये स्टार्टिंग से हमारे साथ नहीं थे, हमने धीरे धीरे चीज़ों को मिलाया। तो ऐसे भी अगर भविष्य में भी कुछ और चीज़ें हमारे यहाँ मिलती और राज्य हमारे यहाँ मिलती तो वो भी हमारे राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब एक और बात की गई कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। संप्रभु राष्ट्र मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा राष्ट्र जिसको सारी शक्तियाँ अपने पास हो, जो वो अपने निर्णय लेने की, उन्हें लागू करवाने की किसी बाहरी शक्ति पर वो कोई उस पर दबाव नहीं चलता हो। तो भारत अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत क्या होता है, किसी भी विदेशी राज्य का भी अधिग्रहण कर सकता है। अधिग्रहण कैसे कर सकता है, संधि कर सकता है किसी के साथ कि भैया हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, लीज पे ले सकता है, खरीद सकता है, उपहार में प्राप्त कर सकता है, कोई देश उसे गिफ्ट में दे दे, किसी को वो खरीद ले, कोई लीज पे। जैसे ब्रिटेन ने हांगकांग को लीज पे लिया था, इस तरह से हम भी किसी देश को संभवतः लीज पे ले ले। सोचना चाहिए पाकिस्तान को लीज पे ले लेते हैं, बहुत परेशान किए हुए है। तो ये हो सकता है
जैसे आबादी के बाद, आज़ादी के बाद हमने गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी और सिक्किम, इन चीज़ों को भारत के अंदर मिलाया। इसी तरीके से हम दूसरे राज्यों को भी भारत के अंदर मिला सकते हैं। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है संसद के पास शक्ति है कि वो संघ में किसी बाहर के राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकती है, अर्थात नए राज्यों का गठन या प्रवेश कर सकती है, और यह उन राज्यों को जो संघ का हिस्सा नहीं है उनके प्रवेश या गठन से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 1 ने कह दिया भारत क्या होगा, भारत का राज्य क्या होंगे, ये बता दिया कि 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अन्य राज्य जुड़ जाएंगे, सारी चीज़ें उन्हें बता दी। अनुच्छेद 2 कहता है भाई संसद जो है हमारे, उसके पास शक्ति है, वो ताकत रखती है कि कोई संघ के बाहर का कोई राज्य जो है वो भारत के अंदर शामिल कर ले। ऐसा राज्य जो भारत का वर्तमान में हिस्सा नहीं है उसको शामिल कर ले, जैसे 1975 में हमने सिक्किम को मिलाया था। ठीक है, तो ये कौन कहता है? अनुच्छेद 2। ये शक्ति कौन देता है? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 भी देता है कि संसद के पास यह शक्ति है कि वो नए राज्य की स्थापना करे, किसी राज्य की सीमा, नाम, भाग इत्यादि में परिवर्तित करे। संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, इसके लिए वो किसी भी सदन में विधेयक रख सकती है जिससे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है, जैसे तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को। अब आपको संभवतः सिंपल ही देखने पे लग रहा होगा कि अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में कोई विशेष अंतर नहीं, दोनों में चीज़ें पढ़ने में एक जैसी आ रही, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। अनुच्छेद 2 कहता है वो ऐसे राज्य के बारे में है जो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अनुच्छेद ऐसे राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की स्थापना कर सकती है जो भारत का राज्य है, मतलब जो वर्तमान में भारत का राज्य उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, जैसे हमने तेलंगाना नया बना दिया आंध्र प्रदेश को तोड़कर, और इसी तरह के परिवर्तन करना है जो राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर जो हिस्से हैं उनका, तो उसके लिए अनुच्छेद 3 लगेगा। जबकि अगर किसी बाहरी राज्य को हम मिला रहे हैं तो अनुच्छेद 2 लगेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। फिर बात आती है अनुच्छेद 4 की कि अनुच्छेद 2 के अंदर नए राज्यों का गठन या प्रवेश, और अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र परिवर्तन में जो कुछ भी परिवर्तन किए जाएंगे उन्हें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4 कहता है साहब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, क्योंकि अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है कि दूसरा राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं वो मिल सकता है। अनुच्छेद 3 कह सकता है कि जो वर्तमान में भारत के राज्य उन्हीं में कुछ चेंज करना है, कुछ सीमा नाम परिवर्तन में करना है, तो वो सब जो होंगे उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कहेगा साहब ये संविधान संशोधन किया, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की व्यवस्था है। तो ये अगर ये नए राज्य बनते हैं, नए राज्यों का निर्माण होता है, तो इन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि एक सामान्य कानून माना जाएगा। और जो सामान्य कानून होते हैं वो साधारण बहुमत, सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत पारित किया जाएगा। मतलब साधारण बहुमत मतलब जितने लोगों ने वोटिंग की उसका 50% से अधिक लोगों का अगर उसमें यस है तो वो पारित हो जाएगा। और साधारण विधायी प्रक्रिया, कोई स्पेशल विधायी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं। तो ये क्या है कि केंद्र को बहुत मजबूत करती है राज्यों के बारे में, इससे भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है। अब ये तो हुई अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात। अब हम समझेंगे राज्यों का पुनर्गठन। देखिए अनुच्छेद 1 से 4 तक की फिर से हम बात कर लें। अनुच्छेद 1 भारत का नाम क्या है ये बताता है, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है ये बताता है, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में शामिल किए जाने वाले राज्य। अनुच्छेद 2 बताता है कि भारत नए राज्यों को अपने अंदर मिला सकता है, जैसे सिक्किम जो भारत का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 3 बताता है कि जो वर्तमान में भारत के राज्य उनका निर्माण, नए राज्य उनमें से नए राज्य का निर्माण कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, और इसी तरह के बहुत सारे परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि ये जो परिवर्तन होंगे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत, इन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये सिंपली विधायी प्रक्रिया के तहत हो जाएंगे। अब बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन की, कि राज्यों का भारत के अंदर पुनर्गठन कैसे हुआ। देखिए भारत में ब्रिटिश काल से ही, जब भारत के अंदर ब्रिटिश राज्य था उस समय भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। भाषा के आधार पर मतलब एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य बन जाए, दूसरी तरीके की भाषा बोलने वाले लोगों का दूसरा राज्य बन जाए। तो इसी आधार पर सबसे पहले का क्या बना था, बिहार बना था, उड़ीसा बना था और असम। तो असमी बोलने वाले असम में चले गए, ओडिसी बोलने वाले उड़ीसा में आ गए, और भोजपुरी टाइप की जो हिंदी बोलते हैं वो बिहार में आ गए। तो ये ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत हुई थी। अब क्या हुआ, स्वतंत्र भारत के अंदर जब दक्षिण में भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी, तो इस विचार पर विमर्श करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग की गठन किया। मतलब जब दक्षिण भारत के अंदर मांग बढ़ने लगी कि मद्रास में, और तमिल बोलने वाले तमिलनाडु के लिए मांग करने वाले, तेलुगु बोलने वाले आंध्र प्रदेश के लिए मांग करने लगे, तो इस तरह की जब, तो फिर एस के धर समिति एक बनाई गई। एस के धर जो इलाहाबाद
उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे, उनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। ये संविधान सभा ने ये समिति बनाई थी। फिर उसने अपनी कोई सिफारिशें दी, तो इसने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का तीव्र विरोध किया। इसके धर साहब की समिति ने कहा, साहब भाषा के आधार पर तो राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक संविदा के आधार पर। भी प्रशासन करना कहाँ ईजी रहेगा, इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की सलाह दी, सिफारिश दी। फिर अब जो धर आयोग की अनुशंसा हुई थी, उस पर विचार करने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति जो थी उसने जयपुर अधिवेशन बुलाया, ठीक है, और उसमें 3 लोगों की एक समिति का गठन किया। ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बी पट्टाभी सीतारामैया। ये बी पट्टाभी सीतारामैया जो है मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर बने थे। तो इन 3 कांग्रेसी नेताओं की समिति ने विचार विमर्श कर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को एक स्वर में खारिज कर दिया। इस समिति का मत था कि इससे देश की एकता में एक और बड़े विभाजन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो भारत के हित में नहीं होगा। उनको लगा कि भारत के हित में ही नहीं होगा, भारत की एकता में दिक्कत आएगी, लोग फिर अपनी भाषा के लोगों को ही भारत से ऊपर समझने लगेंगे। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होना चाहिए। मतलब जो 2 समितियां बनी, और इस समिति को नाम से जो नेहरू पटेल और सीतारामैया की समिति थी, इसको JVP, जय नहीं है ये, जय है, JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तो इनके नाम से JVP समिति के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब इस समिति की रिपोर्ट आई। इस समिति की जैसे ही रिपोर्ट आई तो तेलुगु भाषी जो मद्रास राज्य था, मद्रास जो था वर्तमान का, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों को मिला के बनता है मद्रास, उस समय मद्रास कहलाता था। मद्रास क्योंकि इसमें तमिल में बोलने वाले भी लोग थे और तेलुगु बोलने वाले भी। तो जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, उन्होंने पोट्टी रामुल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब हमें तो अलग हमारा प्रदेश चाहिए। और 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद जो तेलुगु नेता थे, जो रामुल्लू, उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हो गई। और क्या हुआ, इससे ये प्रभाव पड़ा कि आंदोलन और तीव्र हो गया, स्थिति बहुत भयंकर हो गई। फिर उस समय जो प्रधानमंत्री थे, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आनंद फानंद में तेलुगु भाषा के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी और 1953 के अंदर ये पहला राज्य बन गया। इस तरह से भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना 1953 में। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया पोट्टी रामुल्लू ने। उनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। उसके बाद ये सारी चीज़ें चेंज हुई और जो राज्य था वो बन गया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश और इसकी राजधानी बनाई गई करनूल, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया। इसकी अनुशंसा पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब एक राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बाद में बना, उससे पहले एक आयोग बनाया गया था। आयोग कब बनाया गया था? इसके जो सदस्य थे वो है KM पन्नीकर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। उसके 2 सदस्य थे KM पन्नीकर और पंडित हृदयनाथ कुंजरू। और उसने अपनी जो अनुशंसाएं दी उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट पारित किया गया जुलाई 1956 में। और फिर उसके आधार पर 14 राज्य भारत के अंदर बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। फिर 1954 के अंदर क्या हुआ, पांडिचेरी जो फ्रांस के पास था उससे हमने लिया और संघ राज्य का गठन कर दिया 1954 में। 1960 में भाषाई संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बना दिया। जो मराठी बोलते थे उन्हें महाराष्ट्र में मिला दिया, जो गुजराती बोलते थे उन्हें गुजरात में। उससे पहले बम्बई राज्य हुआ करता था, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य नहीं थे। फिर 1961 को पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र वाले जो गोवा और दमन दीव को भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया और ये फिर भारत का हिस्सा बन गए। 63 में भाषाई संघर्ष के कारण नागा आंदोलन हुआ और उसमें असम को विभाजित कर नागालैंड अलग बना दिया गया। 1966 में पंजाब राज्य का विभाजन हो गया। पंजाबी भाषाओं के लिए पंजाब बना और हिंदी भाषाओं वालों के लिए हरियाणा नामक 2 राज्य बन गए। तो इस तरह से अब धीरे धीरे भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले भाषाओं के आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद 1960 में महाराष्ट्र गुजरात अलग हुआ, फिर असम के अंदर प्रॉब्लम हुई, फिर पंजाब का विभाजन हुआ 66 के अंदर, पंजाबी के आधार पर पंजाब और हिंदी के आधार पर हरियाणा, ये राज्य बन गए। 20 फरवरी 1987 को
अरुणाचल प्रदेश में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, जबकि 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य। अब धीरे धीरे राज्यों का फॉर्मेशन चालू हो गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, अब उत्तराखंड के नाम से इसे जाना जाता है, ये 27वां राज्य बना। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना, जिसे बिहार से काटकर बनाया गया था। तो इस तरह से 25वां राज्य बना गोवा, 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़, 27वां बना उत्तराखंड और 28वां राज्य बना झारखंड। 29वां राज्य कौन बना, सबको पता है, तेलंगाना बना। 18 फरवरी 2014 को लोकसभा द्वारा और 20 फरवरी 2014 को राज्यसभा द्वारा आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना नामक राज्य के गठन के बात कर दी गई। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया और इसका 29वां राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी मार्ग बन गया कि भाई साहब इसका मार्ग ये बनना है तेलंगाना। हैदराबाद इसके 10 सालों तक नए राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सामूहिक राजधानी होगी, ये बात तय की गई। जबकि 10 वर्ष बाद आंध्र प्रदेश जो है अपनी अलग राजधानी बनाएगा और हैदराबाद जो रहेगी वो तेलंगाना की राजधानी रहेगी। और इसके लिए इन्होंने काम शुरू कर दिया है, आंध्र प्रदेश ने अमरावती करके इनकी राजधानी बनाई जा रही है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा के 42 स्थानों में से 25 स्थान आंध्र प्रदेश में और 17 स्थान कहाँ चले गए, तेलंगाना में चले गए लोकसभा सीटें। वहीं विधानसभा के अंदर 175 स्थान आंध्र प्रदेश के अंदर आ गए और तेलंगाना में 119 स्थान चले गए। आंध्र प्रदेश की जो विधान परिषद, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद ही, भारत के अंदर पहले 6 राज्य थे जहाँ विधान परिषद, लेकिन अब चूंकि आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया तो अब 7 राज्य हो गए जहाँ विधान परिषद चली गई। तो जो आंध्र प्रदेश के अंदर 50 सदस्य रह गए विधान परिषद के, वहीं तेलंगाना में जो सदस्य संख्या हो गई वो 50 हो गई, 40 हो गई तेलंगाना में विधान परिषद की। विधानसभा तो अलग अलग हो ही गई। फिर एंग्लो इंडियन समुदाय का एक सदस्य राज्यपाल द्वारा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में विधानसभा में नामित किए जाएंगे। ये व्यवस्था होती है हर राज्य के अंदर के जो एंग्लो इंडियन होते हैं, अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता तो राज्यपाल वहाँ के राज्यों के अंदर एक एक एंग्लो इंडियन को नामित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। तो ये जो राज्यपाल होंगे वो आंध्र प्रदेश में भी करेंगे और तेलंगाना में भी करेंगे। आंध्र प्रदेश जब तक नया उच्च न्यायालय गठित नहीं हो जाता तब तक हैदराबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय बना रहेगा। वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश है जिन्हें संविधान की अनुसूची 1 में शामिल किया गया। तो यहाँ 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि संविधान की अनुसूची जो 1 है, क्योंकि संविधान के अंदर वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, तो उन 12 अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची मतलब कुछ नहीं होता, एक सिंपल सी लिस्ट होती है। लिस्ट होती है, लिस्ट मतलब उसमें नाम लिखे होते हैं। तो भारत की जो पहली अनुसूची है उसके अंदर 29 राज्यों के नाम लिखे हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे हैं। अब बात आती है देसी रियासतों के एकीकरण की, कि देसी रियासतों का एकीकरण, ये तो राज्यों का पुनर्गठन हो गया। अब क्योंकि स्वतंत्रता से पहले बहुत सारी देसी रियासतें थी, उनका एकीकरण किस तरह से किया गया। देखिए, स्वतंत्रता के पहले जो भारत था उसके अंदर लगभग 600 के आसपास देसी रियासतें थी। उन 600 के देसी रियासतों में से 552 रियासतें ऐसी थी जो भारत की जो वर्तमान भारत है उसका जो सीमा है उसके अंदर आती है। भारत की जो राज्य क्षेत्र है, भारत की जो टेरिटरी है, सीमा है, भौगोलिक सीमा, उसके अंदर 552 लगभग देसी रियासतें आती थी। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत की देसी रियासतों के ऊपर से ब्रिटेन की सर्वोपरिता को समाप्त कर दिया। अब यानी कि जो देसी रियासतें थी वो स्वतंत्र हो गई अपने सारे निर्णय लेने के लिए। ठीक है, और भारत की देसी रियासतों को भारत राज्य संघ में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय था और वल्लभ भाई पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था देसी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए। ठीक है, क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बातचीत के साथ, सूझबूझ के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, मतलब जो चीज़ें कर सकते थे उससे 549 देसी रियासतों को आसानी से भारत में मिला लिया। कोई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, हालांकि उन्होंने बहुत काम किया उसके ऊपर, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। 549 देसी रियासतें ईजिली भारत के अंदर मिल गई। अब 552 में से बची थी 3। ठीक है, कौन कौन सी 3 थी? जूनागढ़ थी। जूनागढ़ जो रियासत थी, दूसरी थी हैदराबाद और तीसरी थी जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ रियासत के जो शासक थे उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी थी,
लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो अधिकतर जनता जो थी हिंदू थी, जबकि जूनागढ़ रियासत के जो राजा थे वो एक मुस्लिम थे। तो वहाँ की जनता ने इसका विरोध किया। तो फिर क्या किया, फिर भारत सरकार ने कठोर कार्रवाई करने का वहाँ पर मन बनाया, कार्यवाही की और जनमत संग्रह वहाँ पर करवाया गया। ध्यान दीजिएगा, जनमत संग्रह करवाया, फिर जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया। वहीं बात कर दें हैदराबाद रियासत की, तो हैदराबाद रियासत के जो निज़ाम थे उन्होंने भारत में विलय से मना कर दिया। वो क्या करना चाहते थे, वो पाकिस्तान की सहायता से स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखना चाहते थे। ठीक है, फिर क्या किया, तो फिर वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर्स की प्रॉब्लम हैदराबाद के अंदर हो गई। जो हैदराबाद के सैनिक थे उन्होंने हैदराबाद की जनता पर बहुत अत्याचार करना प्रारंभ कर दिए। तो सरदार पटेल के नेतृत्व पर वहाँ पर पुलिस कार्यवाही की गई और पुलिस कार्यवाही करके हैदराबाद को रियासत को भारत में मिला लिया गया। फिर तीसरी जो रियासत थी वो जम्मू कश्मीर थी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजा थे वो हरि सिंह थे, और राजा हरि सिंह जो थे एक हिंदू राजा थे, जबकि वहाँ की जनता जो थी काफ़ी मुस्लिम जनसंख्या वहाँ पर रहती थी। भारत आज़ाद हो गया। जो राजा हरि सिंह थे पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ वो ऐसा गठजोड़ करना चाहते थे कि वो स्वतंत्र बने रहें। लेकिन क्या हुआ, आज़ाद होते ही अक्टूबर 1948 में पाकिस्तानी कवालियों ने वहाँ पर, जो विशेषकर पाकिस्तान की सेनाओं ने कबीलाइयों, कब्बाली नहीं ये कबीलाई है, कबीलाई जो मतलब जो कबीले वगैरह रहते हैं उनको पाकिस्तानी सेना ने मोबिलाइज़ किया, मोटिवेट किया और अपने सैनिक वगैरह कुछ दिए, हथियार वगैरह दिए और उनसे आक्रमण वहाँ पर कर दिया कश्मीर के अंदर। तो उस डर से फिर भारत आया और भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो जम्मू कश्मीर था उसका भारत पे विलय हो गया। तो ये था भारत के अंदर संपूर्ण राज्यों का विलय और भारत और संघ राज्य क्षेत्र। आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगली वीडियोस हम समय से आपको पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल, यहाँ पर मैं आपके लिए इसी सीरीज़ के और वीडियो डालता रहूँ। यदि आपने इसको वीडियो पूरे नहीं देखे तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को आप पूरा देखें ताकि आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सके। यहाँ पर आप हमारे चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करिए, लॉगिन कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप देख पाएँ। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।